जलवायु परिवर्तन और मैं, एक अंदरूनी पड़ताल। भाग 1। वो खबरें जो अब सिर्फ खबरें नहीं रही, मेरी बेचैन नींदें। आज मैं आपसे कोई किताबी बात करने नहीं आया हूँ, नहीं कोई बना बनाया भाषण देने। आज मैं बस अपने मन की कुछ उलझने, कुछ सवाल और एक गहरी होती बेचैनी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक ऐसी बेचैनी जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीनना शुरू कर दिया है। पहले भी तो खबरें आती थी, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। मैं भी पढ़ता था, सुनता था और ज्यादातर लोगों की तरह एक आह भरकर या थोड़ी देर अफसोस जताकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता था। लगता था हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दुनिया में, पर शायद मुझसे बहुत दूर किसी और की जिम्मेदारी। कोई ना कोई तो देख ही लेगा, मन में यही ख्याल आता था। लेकिन अब न जाने क्यों ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं रही, अब वे मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगी है, मेरे अंदर तक चुभने लगी है। जब मैं अपने शहर में असमय बारिश देखता हूँ या जब गर्मी के मौसम में तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगता है, जब मैं अपने आसपास के पेड़ों को सूखते और पक्षियों को कम होते देखता हूँ, तो एक अनजाना सा डर मुझे घेर लेता है। अब यह सिर्फ टीवी पर दिखने वाली तस्वीरें नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का, मेरे बच्चों के भविष्य का एक डरावना सच लगने लगा है। मुझे याद है कुछ समय पहले तक मैं भी इन बातों को पर्यावरणविदों का काम या सरकारों की जिम्मेदारी कहकर टाल देता था। सोचता था मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरी छोटी सी जिंदगी का इस बड़ी सी समस्या से क्या लेना देना। लेकिन अब यह टालमटोल, यह बहाना काम नहीं कर रहा। मेरे अंदर कोई है जो लगातार सवाल पूछ रहा है, क्या तुम सच में इतने भोले हो या जानबूझकर अनजान बने रहना चाहते हो? यह बेचैनी सिर्फ बाहरी दुनिया को देखकर नहीं है, यह मेरे अंदर भी है। एक अजीब सा खालीपन, एक असंतोष, जैसे मैं कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहा हूँ, अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। और इसी बेचैनी ने मुझे मजबूर किया है कि मैं इस तथाकथित जलवायु परिवर्तन को सिर्फ एक बाहरी समस्या की तरह नहीं, बल्कि अपने अंदर की किसी गहरी गड़बड़ के आईने की तरह देखूं। भाग 2। दूसरों पर उंगली उठाना और मेरे अपने बहाने। जब यह डर और यह बेचैनी बढ़ने लगी, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या था जानते हैं? वही जो हम सबका होता है, दूसरों पर उंगली उठाना। मैंने कहना शुरू किया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों की गलती है जो मुनाफे के लिए धरती का सत्यानाश कर रही है, या ये सरकारों की नाकामी है, वे कड़े कानून क्यों नहीं बनाती, या फिर ये तो अमीर देशों की देन है, उन्होंने ही सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है। ये सब बातें सच भी है अपनी जगह पर, लेकिन क्या सिर्फ दूसरों पर दोष मढ़ देने से मेरी अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या इससे मेरे मन की बेचैनी कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे लगने लगा कि यह भी एक तरह का बहाना है, खुद को तसल्ली देने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाने का एक और तरीका। मैंने यह भी देखा कि मैं खुद कैसी छोटी छोटी चीजों में समझौते करता था। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की सोचता, पर बाजार से सामान लाते वक्त थैला ले जाना भूल जाता। बिजली बचाने की बात करता, पर खाली कमरे में पंखा चलता छोड़ देता। पानी की बर्बादी पर लेक्चर देता, पर ब्रश करते वक्त नल खुला रखता। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन ये दिखाती थी कि मेरे कहने और करने में कितना फर्क है। और फिर वो बड़े बहाने, मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ, जब तक सब नहीं सुधरेंगे मेरे अकेले सुधरने से क्या होगा। अभी तो जिंदगी में और भी जरूरी काम है, ये सब बाद में देख लेंगे।
ये सारे विचार मेरे मन में किसी ढाल की तरह काम करते थे। मुझे उस कड़वी सच्चाई का सामना करने से रोकते थे कि मैं भी इस समस्या का हिस्सा हूँ, और शायद एक बहुत बड़ा हिस्सा। मुझे यह भी एहसास हुआ कि हम अक्सर जलवायु परिवर्तन को एक ऐसी समस्या की तरह देखते हैं जो भविष्य में आएगी, हमारे बच्चों या पोतों को भुगतनी पड़ेगी। यह सोच हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है, हमें आज कुछ करने की तात्कालिकता से दूर ले जाती है। लेकिन सच तो यह है कि जलवायु परिवर्तन भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की समस्या है। इसके असर हम अभी इसी वक्त देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यह दूसरों पर उंगली उठाने का खेल, यह बहानों का जाल, यह सब मेरे अपने मन की ही उपज थी। अपने डर को, अपने कमजोरी को, अपनी स्वार्थपरता को छिपाने की एक कोशिश। लेकिन कब तक मैं खुद से भागता रहूंगा। भाग 3, परतों के नीचे झांकना, यह असल में क्या भला है। जब मैंने दूसरों पर दोष मढ़ना और अपने बहाने बनाना थोड़ा कम किया और हिम्मत करके इस समस्या को और गहराई से देखने की कोशिश की, तो मुझे कुछ और ही नजर आने लगा। मुझे लगने लगा कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना या तापमान का बढ़ना या ग्लेशियरों का पिघलना नहीं है। ये सब तो सिर्फ लक्षण है, बीमारी तो कहीं और, कहीं ज्यादा गहरी है। यह बीमारी है हमारे जीने के तरीके में, हमारी सोच में, हमारे मूल्यों में। यह बीमारी है उस अंतहीन लालच की, उस कभी न खत्म होने वाली और चाहिए की दौड़ की, जिसमें हम सब जाने अनजाने शामिल हो गए हैं। हमें ज्यादा बड़ा घर चाहिए, ज्यादा महंगी गाड़ी चाहिए, ज्यादा नए कपड़े चाहिए, ज्यादा विदेशी छुट्टियां चाहिए, और इस ज्यादा की कोई सीमा नहीं है। हम प्रकृति को, इस धरती को एक असीमित संसाधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यह हमारी निजी संपत्ति हो जिसे हम जैसे चाहे लूट सकते हैं। हम यह भूल गए हैं कि हम इसी प्रकृति का हिस्सा है, इसी धरती की संतान है। हमने खुद को इससे अलग, इससे ऊपर समझ लिया है, और यही अलगाव, यही अहंकार शायद सारी समस्याओं की जड़ है। मैंने सोचना शुरू किया, यह लालच कहाँ से आता है, यह असंतोष क्यों है, क्यों हम हमेशा बाहरी चीजों में खुशी और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, क्यों हमें लगता है कि ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेने से हम ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सवाल मुझे आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं की याद दिलाते हैं, जहाँ वे बार बार हमारे मन की कंडीशनिंग, हमारे झूठे विश्वासों और हमारे अहंकार की परतों को उघाड़ने की बात करते हैं। मुझे लगने लगा है कि जलवायु परिवर्तन कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का, हमारी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। यह धरती का बुखार शायद हमारे अपने अंदर के बुखार का ही एक बाहरी रूप है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अशांति पैदा करने वाले काम करते हैं। हम सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन असुरक्षा बढ़ाने वाले तरीकों से जीते हैं। हम प्रेम की बात करते हैं, लेकिन हर चीज को उपभोग करने की वस्तु की तरह देखते हैं, चाहे वह प्रकृति हो या इंसान। यह दोहरापन, यह अंतर्विरोध, क्या यही हमारी असली समस्या नहीं है? जलवायु परिवर्तन हमें मजबूर कर रहा है कि हम इन बुनियादी सवालों का सामना करें। यह हमें पूछ रहा है, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना ही जीवन है, या इससे कुछ ज्यादा, कुछ गहरा भी है? भाग 4, इस मैं का जलवायु से क्या नाता, मेरी अपनी मिली भगत। जब मैं इन सवालों में और गहरा उतरा, तो सबसे मुश्किल सामना खुद से हुआ। मुझे यह देखना पड़ा कि इस तथाकथित जलवायु संकट में मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से कितना बड़ा हाथ है।
यह सिर्फ बड़ी कंपनियों या सरकारों की बात नहीं थी, यह मेरी बात थी। मेरे रोजमर्रा के जीवन की, मेरे छोटे छोटे चुनावों की बात थी। मैं जो कपड़े पहनता हूँ वे कहाँ से आते हैं, उन्हें बनाने में कितना पानी, कितनी ऊर्जा खर्च होती है। क्या मुझे सच में इतने कपड़ों की जरूरत है? मैं जो खाना खाता हूँ वह कैसे उगाया जाता है? क्या वह स्थानीय है या हजारों मील दूर से लाया गया है, जिसमें कितना ईंधन खर्च हुआ होगा? मैं जिस तरह ये यात्रा करता हूँ, जिस तरह ये बिजली का इस्तेमाल करता हूँ, जिस तरह से कचरा पैदा करता हूँ, हर चीज का इस धरती पर, इस जलवायु पर असर पड़ता है। यह सोचना बहुत असुविधाजनक था, क्योंकि यह मुझे मेरी आरामदायक जिंदगी, मेरी आदतों, मेरी जरूरतों पर सवाल उठाने को मजबूर कर रहा था। मुझे यह मानना पड़ रहा था कि मैं भी उसी अंतहीन उपभोग के चक्र का हिस्सा हूँ जिसे मैं कोस रहा था। मेरा अपना जीवन भी उसी लालच और उसी असंतोष से प्रेरित था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आचार्य प्रशांत अक्सर कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वह हमारे मन की स्थिति का ही परिणाम होता है। अगर मेरे मन में अशांति है, डर है, खालीपन है, तो मैं उसे बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करूंगा। ज्यादा खरीदारी करके, ज्यादा मनोरंजन करके, ज्यादा यात्राएं करके, और यह सब अंततः प्रकृति पर और ज्यादा बोझ डालेगा। तो जलवायु परिवर्तन का असली समाधान सिर्फ सोलर पैनल लगाने या इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने में नहीं है, हालांकि ये भी जरूरी कदम हो सकते हैं। असली समाधान मेरे अपने मन को समझने में है, मेरे अपने अहंकार को, मेरे अपने लालच को देखने में है। जब तक मैं अपने अंदर के इस और चाहिए के राक्षस को नहीं पहचानूंगा, जब तक मैं अपनी खुशी और सुरक्षा का स्रोत बाहरी चीजों में ढूंढता रहूंगा, तब तक मैं जाने अनजाने इस धरती का शोषण ही करता रहूंगा। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था। अब मैं किसी और पर उंगली नहीं उठा सकता था। आईना मेरे सामने था और उसमें मेरा ही चेहरा दिख रहा था। यह देखना कि मैं खुद कैसे इस समस्या में भागीदार हूं, यह एक कड़वा घूंट था, लेकिन शायद यही वह सच्चाई थी जिसे स्वीकार किए बिना कोई आगे का रास्ता नहीं मिल सकता। भाग 5। अलगाव का वो गहरा भ्रम। प्रकृति और मैं, दो नहीं एक। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम इंसान हैं और बाकी सब प्रकृति है। पेड़, पौधे, जानवर, नदियां, पहाड़, जैसे हम अलग हैं और प्रकृति अलग। हम मालिक हैं और प्रकृति हमारे इस्तेमाल के लिए बनी एक वस्तु। यह सोच इतनी गहरी बैठी हुई है हमारे मन में कि हम इस पर कभी सवाल नहीं उठाते। लेकिन जब मैंने इस जलवायु संकट को और गहराई से महसूस करना शुरू किया, तो मुझे इस अलगाव पर, इस विभाजन पर गहरा संदेह होने लगा। क्या मैं सच में प्रकृति से अलग हूँ? क्या मेरा अस्तित्व इस हवा, इस पानी, इस मिट्टी के बिना संभव है? जिस हवा में मैं सांस लेता हूँ वह इन्हीं पेड़ों से आती है। जो पानी मैं पीता हूँ वह इन्हीं नदियों और बादलों से आता है। जो भोजन मुझे जीवित रखता है वह इसी धरती से उगता है। तो फिर मैं अलग कैसे हूँ? यह अलगाव का भ्रम शायद सारी समस्याओं की जड़ है, क्योंकि जब हम खुद को प्रकृति से अलग और ऊपर समझने लगते हैं, तभी हम उसका शोषण करने, उसे नुकसान पहुंचाने में कोई हिचक महसूस नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हम उसी नाव में सवार हैं। अगर नाव में छेद होगा तो हम भी डूबेंगे, चाहे हम खुद को कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना समझे। आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं हमें इसी अद्वैत, इसी एकत्व की ओर इशारा करती है। वह कहते हैं कि जब तक हम खुद को इस शरीर और इस मन तक सीमित मानते रहेंगे, तब तक हम डरे हुए और असुरक्षित महसूस करते रहेंगे, और तब तक हम बाहरी चीजों को पकड़ने और उन पर कब्जा करने की कोशिश करते रहेंगे।
लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी असली पहचान इस छोटे से मैं से कहीं ज्यादा बड़ी है, जब हम यह महसूस करते हैं कि हम उसी एक चेतना का हिस्सा है जो हर चीज में व्याप्त है, तब यह अलगाव अपने आप मिट जाता है। तब पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं रह जाता, नदी सिर्फ पानी नहीं रह जाती और जानवर सिर्फ मांस का टुकड़ा नहीं रह जाते। तब हर चीज में वही जीवन, वही दिव्यता दिखाई देने लगती है जो हमारे अंदर है। और तब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना खुद को ही नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। जलवायु परिवर्तन हमें यही सबसे बड़ा सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अलग नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं। इंसान का कल्याण प्रकृति के कल्याण से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक हम इस धरती का सम्मान करना, इससे प्रेम करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम खुद भी शांति और सुरक्षा नहीं पा सकते। यह कोई भावुकतापूर्ण विचार नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का एक कठोर सत्य है। भाग 6। ऊपरी लीपापोती से आगे असली बदलाव कहां से आएगा? आजकल जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। नई तकनीकें, कार्बन क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सरकारी नीतियां, ये सब अपनी जगह जरूरी हो सकते हैं। मैं इन्हें नकार नहीं रहा, लेकिन मेरे मन में एक गहरा सवाल उठता है। क्या ये ऊपरी लीपापोती, ये बाहरी बदलाव उस असली बीमारी का इलाज कर पाएंगे जो हमारे अंदर है? अगर हमारा मन ही वही लालची, वही डरा हुआ, वही असंतुष्ट मन बना रहता है, तो हम कितनी भी अच्छी तकनीकें क्यों ना ले आए, हम उसका इस्तेमाल भी तो अपने उसी पुराने ढर्रे पर ही करेंगे। हम सोलर पैनल लगा लेंगे, लेकिन बिजली की खपत कम नहीं करेंगे। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद लेंगे, लेकिन अपनी घूमने फिरने की अंतहीन इच्छा को कम नहीं करेंगे। हम कचरे को रिसाइकल करने के नए तरीके खोज लेंगे, लेकिन कचरा पैदा करना बंद नहीं करेंगे। असली बदलाव कहां से आएगा? क्या वह सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों के हाथ में है, या वह हमारे अंदर, हमारी चेतना में शुरू होना चाहिए? आचार्य प्रशांत बार बार इसी आंतरिक परिवर्तन पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि जब तक हमारा अहंकार, हमारा यह झूठा मैं केंद्र में बैठा रहेगा, तब तक हम जो भी करेंगे वह अंततः विनाशकारी ही होगा। क्योंकि अहंकार का स्वभाव ही खुद को दूसरों से अलग समझना, खुद को सुरक्षित करने के लिए दूसरों का शोषण करना और कभी संतुष्ट न होना। तो जलवायु परिवर्तन का असली समाधान शायद किसी नई तकनीक या किसी नए कानून में नहीं, बल्कि एक नई तरह की शिक्षा में है, एक नई तरह की समझ में है। वह शिक्षा जो हमें खुद को जानना सिखाए, अपने मन के खेल को पहचानना सिखाए और अपने अहंकार की सीमाओं से पार देखना सिखाए। वह शिक्षा जो हमें बताए कि सच्ची खुशी और सच्ची सुरक्षा बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और समझ में है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह हमारे सदियों पुराने विश्वासों, हमारी आदतों और हमारे पूरे जीवन जीने के तरीके पर सवाल उठाती है। लेकिन शायद यही वह चुनौती है जिसे स्वीकार किए बिना अब हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमें सिर्फ अपने कार्बन फुटप्रिंट को ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार फुटप्रिंट को भी कम करना होगा। भाग 7। जागरूकता की राह और वो सच्चा कर्म, मेरा अंदरूनी संकल्प। तो अब सवाल यह उठता है कि मैं क्या करूं? एक अकेला इंसान इस इतनी बड़ी, इतनी जटिल समस्या के सामने क्या कर सकता है? क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, या दुनिया को कोसता रहूं, या किसी चमत्कार का इंतजार करूं? नहीं, मुझे लगता है पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। अपने प्रति जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूकता, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता, अपने कर्मों और उनके परिणामों के प्रति जागरूकता। यह देखना कि मैं कैसे जीता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ,
और मेरे चाहने का इस दुनिया पर क्या असर पड़ता है। यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ईमानदारी और बहुत हिम्मत चाहिए। अपने झूठ को, अपने बहानों को, अपने स्वार्थ को देखना बहुत तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन शायद इसी तकलीफ से गुजरे बिना कोई सच्चा बदलाव नहीं आ सकता। और जब यह जागरूकता गहरी होती है तो कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। तब मुझे किसी बाहरी नियम या किसी डर की वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेरे अंदर से ही एक ऐसी समझ पैदा होती है कि यह मेरे लिए और इस धरती के लिए सही नहीं है। तब मैं बिजली या पानी इसलिए नहीं बचाता कि मुझे बिल कम देना है, बल्कि इसलिए बचाता हूँ क्योंकि मुझे हर संसाधन की कीमत समझ आने लगती है। सच्चा कर्म वह नहीं है जो किसी मजबूरी या किसी लालच में किया जाए। सच्चा कर्म वह है जो गहरी समझ और प्रेम से पैदा हो। जब मुझे यह एहसास होता है कि मैं और यह प्रकृति अलग नहीं है, तो प्रकृति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य नहीं, बल्कि मेरा स्वभाव बन जाता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि असली अध्यात्म पलायन नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ करना है। तो जलवायु परिवर्तन मेरे लिए सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चुनौती भी है। यह मुझे अपने अहंकार को विसर्जित करने, अपने लालच को कम करने और एक ज्यादा सरल, ज्यादा सच्चा और ज्यादा प्रेमपूर्ण जीवन जीने का अवसर दे रहा है। मेरा संकल्प अब यह नहीं है कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। मेरा संकल्प यह है कि मैं खुद को समझने की, खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। और शायद जब मैं खुद को थोड़ा भी बदल पाऊंगा तो दुनिया अपने आप थोड़ी सी बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया मुझसे अलग कहाँ है। भाग 8, उम्मीद की एक किरण, जो रास्ता अभी तय करना है। क्या इन सब बातों का मतलब यह है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उम्मीद नहीं बची है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर मैं ऐसा मानता तो आज आपसे यह सब बातें भी नहीं कर रहा होता। उम्मीद है और उम्मीद हमेशा रहती है, लेकिन यह उम्मीद किसी बाहरी चमत्कार या किसी मसीहा के आने की उम्मीद नहीं है। यह उम्मीद है इंसान की चेतना के विकसित होने की, इंसान की समझ के गहराने की। यह उम्मीद है कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, हम अपने अहंकार की सीमाओं को पहचानेंगे और हम एक ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा प्रेमपूर्ण तरीके से जीना सीखेंगे। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा संकट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। यह संकट हमें जगाने आया है, हमें हमारी गहरी नींद से झकझोरने आया है। यह हमें मजबूर कर रहा है कि हम उन बुनियादी सवालों का सामना करें जिन्हें हम सदियों से टालते आए हैं। रास्ता लंबा है और मुश्किल भी। इसमें कोई आसान जवाब नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें अपने पूरे जीवन जीने के तरीके को, अपनी पूरी सोच को बदलना होगा। और यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आएगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया होगी, एक सतत साधना होगी। लेकिन अगर हम में से हर एक इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाए, अपने अंदर झांकने को तैयार हो जाए और अपने जीवन में छोटे छोटे ही सही पर सच्चे बदलाव लाने को तैयार हो जाए, तो शायद हम इस संकट को एक अवसर में बदल सकते हैं। एक अवसर, एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा करुणामय और ज्यादा सुंदर दुनिया बनाने का। मेरी यह यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी गिर रहा हूँ और फिर उठने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल में एक यकीन है कि अगर हम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलेंगे तो हमें रास्ता जरूर मिलेगा। यह सिर्फ धरती को बचाने की बात नहीं है, यह खुद को बचाने की बात है, अपनी इंसानियत को बचाने की बात है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की प्रकृति को नहीं समझेंगे,
तब तक हम बाहरी प्रकृति को भी नहीं समझ पाएंगे।